मनीष अपनी मां शांति, पत्नी मीरा और बेटी रिया के साथ एक गांव में रहता है। पहले तो मनीष के पास काफ़ी ज़मीन थी और वह खेती का काम भी अच्छे से चल रहा था। पर मां की बीमारी के चलते धीरे धीरे उसकी सारी ज़मीन बिक जाती है। अब मनीष के पास खेती करने के लिए ज़मीन भी कम हो जाती है। उसका परिवार पहले से ही गरीब था, पर अब उसकी हालत और भी ख़राब हो जाती है। घर की ज़रूरतों को पूरा करने और माँ के इलाज के लिए मनीष ने गांव के एक ज़मींदार से पैसे उधार लिए थे। मनीष के पास खेती के लिए कुछ ज़मीन तो बचे हैं, पर उस पर इतना अनाज नहीं हो पाता कि उसका गुजारा चल सके। खेत में होने वाले आधे अनाज को वो अपने और अपने परिवार के लिए रख लेता था और जो बच जाता था उसे बाजार में बेचकर जो पैसा मिलता उससे वो अपना कर्ज और घर के बाकी खर्च चलाया करता था। लेकिन अब तो खेती भी आधी रह गई थी, तो उससे होने वाला अनाज भी आधा हो गया था। कर्ज के पैसे चुकाने में भी बड़ी मुश्किल हो रही थी और साथ साथ घर का खर्च के भी पैसे नहीं बच पा रहे थे। एक दिन जमींदार मनीष को अपने पास बुलाता है और कहता है, मनीष, तुम कर्जे की रकम कब चुकाओगे? मालिक, आपको तो पता ही है मेरी हालत के बारे में। मैंने क्या तुम्हारा ठेका ले रखा है? मुझे मेरे पैसे से मतलब है। मेरे पैसे कब देगा ये बता। मालिक, अभी तो नहीं है मेरे पास पैसे। जैसे ही फसल बिकती है सबसे पहले आपके पैसे देने की कोशिश करता हूँ। कोशिश नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मालिक, घर में मेरी बूढ़ी माँ है। माँ के इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं मेरे पास, तो आपको कहाँ से लाके दूँ पैसे? इतना कहकर मनीष रोने लगता है। तब गुस्से में जमींदार उससे कहता है, देख मनीष, मुझे ये मगरमच्छ के आंसू मत दिखा। जिसे देखो पैसा देने के नाम पर रोना शुरू कर देता है। अरे जब दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो? अब सुन मेरी बात। मनीष रोते हुए उसकी बात सुनता है। अगर 2 महीने में तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तेरा घर और तेरे बचे हुए खेत मैं तुझसे छीन लूँगा। अब तुझे क्या करना है ये तू सोच ले। पर मालिक, आप हमारा घर ले लेंगे तो हम रहेंगे कहाँ? नहीं मालिक, ऐसा मत करिएगा। बेचारा मनीष रोते हुए मालिक को बहुत समझाता है, उसके सामने बहुत गिड़गिड़ाता है, लेकिन मालिक कुछ नहीं सुनता और कहता है, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मालिक, आप तो देख ही रहे हैं इस बार बारिश कितना ज़्यादा हो रहा है। फसलें भी खेतों में खड़े खड़े खराब हो रहे हैं। कौन खरीदेगा खराब फसलों को? अरे भाई, अगर बारिश ज़्यादा हो रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कराई है क्या बारिश? नहीं नहीं मालिक, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने कराई है बारिश। देख मनीष, तू अब ज़्यादा दिमाग मत खराब कर मेरा। जिस दिन तू मेरे सारे पैसे दे देगा उस दिन आकर मुझसे बात करना तू। मनीष जमींदार की बात को सुनकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। जमींदार को उसे रोता देख बहुत गुस्सा आ जाता है और वह जमींदार मनीष से कहता है, चल निकल अब यहाँ से। अब 2 महीने के बाद आऊँगा मैं तेरे घर। तब तक पैसे दे दिए तो ठीक है, वरना अपना रहने का कोई और ठिकाना ढूंढ लेना। बाद में मत बहाना ये आंसू मेरे सामने। इतना कहकर जमींदार मनीष को जाने को कहता है। मनीष बिना कुछ बोले वहाँ से रोते हुए निकल जाता है। उसकी पत्नी और बेटी घर के बाहर ही मनीष का इंतज़ार कर रहे थे। अपने पिता को आता देख वो चिल्लाते हुए मनीष के पास आती है और कहती है, बाबा, आप आ गए? माँ देखो ना, बाबा आ गए। अपनी बेटी को अपने पास आता देख मनीष अपने आंखों से आंसू पोंछ लेता है और कहता है,
अरे बेटा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? आज तुम अपनी सहेलियों के घर खेलने नहीं गई क्या? बस पापा, जा ही रही थी, आपको आते देखा तो रुक गई। बाबा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं, और अब तो सर्दियाँ भी आने वाली है। आप इस बार सर्दियों से बचने के लिए मेरे लिए अच्छे से कपड़े ले आना। अपनी बेटी की ये सारी बातें सुनकर मनीष डबडबाई आंखों से उसकी तरफ देखता है और कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारे लिए इस बार सर्दियों से बचने के लिए मैं अच्छे कपड़े लेकर आऊँगा। मीना अपने पति मनीष को आंसू पोंछते हुए देख लेती है और वह समझ जाती है कि वो जमींदार नहीं माना। वो रिया को वहाँ से जाने के लिए कहती है, अरे रिया, देखो बाबा अभी थक कर आए हैं, तुम जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। देखो कब से तुम्हें तुम्हारे दोस्त बुला रहे हैं बेटा। हाँ माँ, जा ही रही हूँ, आती हूँ बाबा थोड़ी देर में खेलकर। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है। रिया के जाने के बाद मीना अपने पति मनीष से पूछती है, क्या हुआ जी, क्यों इतना परेशान दिख रहे हैं? कुछ नहीं मीना, बस अभी अभी जमींदार के पास से आ रहा हूँ। हाँ, आपको परेशान देखकर समझ गई थी। क्या कहा जी उसने? और क्या कहेगा मीना, पैसे मांग रहा था और मेरे पास पैसे नहीं है उसको देने को। तो आपने बोला नहीं उसको कि अभी हालत ख़राब चल रहे हैं, जैसे ही ठीक होते हैं कोशिश करते हैं देने की? मैंने बोला था मीना, पर वो नहीं माना इस बार। अच्छा, क्या बोला वो इस बार जो आप इतना परेशान दिख रहे हैं? अगर इस बार मैंने उसके पैसे नहीं दिए तो वो इस बार मेरा घर और खेत सब ले लेगा मीना, और सर्दियाँ भी आने वाली हैं। हम कहाँ जाएंगे ऐसे में? कुछ भी समझ नहीं आ रहा है मीना। इतना कहकर मनीष के आंखों से आंसू बहने लगता है। तब उसकी पत्नी मीना उसे समझाते हुए कहती है, आप चिंता मत करो जी, सब ठीक हो जाएगा। हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो ऊपर वाला इतना निर्दय कैसे हो सकता है हमारे साथ? आप देखना, कोई ना कोई हल तो निकल ही जाएगा। मीरा अपने पति को अभी समझा ही रही थी कि माँ अंदर बैठे हुए मीरा और मनीष की बातें सुन रही थी। माँ अंदर से आवाज़ देकर मनीष को बुलाती है, मनीष, ओ मनीष, बेटा यहाँ आ तो जरा। मनीष अपनी माँ की आवाज़ सुनकर फौरन ही अंदर जाता है। क्या हुआ माँ, आपने मुझे बुलाया? यहाँ आ बेटा, मेरे पास आकर बैठ तो। मेरी चिंता मत कर बेटा, मेरा तो समय आ गया है। पता नहीं कब ऊपर वाले का बुलावा आ जाए और मुझे जाना पड़ जाए। चुप चुप बोलो माँ, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? देख बेटा, मैंने तेरी और बहू की सारी बातें सुन ली है। मैं तो बस इतना कह रही थी, तू मेरी दवाइयों पर जो पैसा खर्च करता है ना बेटा, वो अब मत कर। तू अपना घर सुधार और ये घर और ज़मीन बचा। अगर ये भी तेरे हाथ से चला जाएगा तो क्या होगा तुम लोगों का? मनीष चुपचाप बैठकर अपनी माँ की बातें सुन रहा था। फिर मनीष कहता है, माँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अभी मेरे पास 2 महीने का समय है ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। तब तक तुम देख लेना। अब तू ज़्यादा बात मत कर और तबीयत खराब हो जाएगी, वरना तू अब सो जा और किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुला लेना मुझे। इतना कहकर वो भी सोने के लिए चला जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद इस बार बरसात भी कुछ ज़्यादा हो रही थी। मनीष की तो आधी से ज़्यादा फसल भी खराब हो गई थी। बरसात के बाद अब सर्दियां भी शुरू होने लगी और मनीष के लगभग 2 महीने भी ख़त्म होने को थे, लेकिन अब तक वो ना तो पैसों का इंतज़ाम कर पाया
और ना ही अपनी माँ का ढंग से इलाज कर पाया था। शांति की तबीयत अब और भी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी। एक एक कर मनीष की चिंता अब और भी ज़्यादा बढ़ने लगी थी। उसने गांव के ही कुछ लोगों से पैसे मांगने की कोशिश की थी, पर कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं था। अब सर्दियां भी बढ़ने लगी थी और मनीष और उसके परिवार के पास सर्दियों से बचने के लिए कोई साधन भी नहीं था। पैसा ना होने की वजह से वो अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए कंबल भी नहीं खरीद पा रहा था। अपनी माँ को ठंडी में कंबल ना देने पर उसे ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो कर भी क्या सकता था। बेचारा वो मन मार कर रह जाता। ऐसे ही वह एक दिन अपनी पत्नी से कहता है, मीना, कैसे होगा? मैं तुम लोगों को बेघर होने से कैसे बचाऊं? ऊपर से ये सर्दी, कैसे बच पाएंगे हम? ठंड से माँ की हालत तो खराब होती ही जा रही है। कैसे बचा पाऊंगा मैं माँ को इस ठंड से? मीना चुपचाप अपने पति की बात सुन रही थी। उसे पता था अब कुछ नहीं हो सकता। वो अब अपना घर और ज़मीन खो देंगे। वो कभी अपने पति मनीष को देखती, कभी अपनी बेटी रिया को। मनीष भी चुपचाप बैठकर यही सोचता रहता है कि अब वो क्या करेंगे जब उसके पास घर और खेत ही नहीं बचेंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मनीष के घर जमींदार पहुंच जाता है। जमींदार को वहां आता देख मनीष को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसके और उसके परिवार वालों के साथ क्या होने वाला है। क्यों रे मनीष, हो गया पैसों का इंतज़ाम? नहीं मालिक। तुझे पता है ना क्या होगा तेरे साथ? मनीष हाथ जोड़कर जमींदार के पैरों में बैठ जाता है और कहता है, मालिक, कुछ दिन का समय और मिल जाता तो अच्छा होता। इतनी ठंड में कहाँ जाएंगे हम लोग? कुछ तो तरस करो हम पर। मनीष की बातों को सुनकर जमींदार जोर जोर से हंसता है और कहता है, तुमको अब और समय नहीं मिलेगा। बस बोला था मैंने, तो अब मेरे सामने रोने का नाटक मत करना। ऐसा कहकर जमींदार अपने आदमियों को कहकर सामान बाहर फेंकने को कहता है और जमींदार के आदमी घर का सामान बाहर फेंकने लगते हैं। ये सब देख मनीष की बेटी रिया बहुत डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। बेटी को रोता देख मनीष कहता है, मालिक, थोड़ी दया करो मुझ पर। अपनी बीमार माँ और अपनी छोटी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगा मैं इतनी ठंड में? मेरी माँ मर जाएगी मालिक, ठंड से हम पे तरस करो। जमींदार उसकी एक नहीं सुनता है और घर का सारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देता है। मनीष, उसकी पत्नी मीना और उसकी बेटी रिया घर का सारा सामान इकट्ठा करने लगते हैं और उसकी माँ बैठकर यह सब देखती रहती है। मनीष अपनी माँ, बेटी और पत्नी के साथ घर के बाहर सड़क पर ही बैठ जाता है। जैसे जैसे रात होने लगती है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ने लगती है और चारों ओर कोहरा भी छाने लगता है। ठंड से बचने के लिए उनके पास कंबल भी नहीं था। मनीष अपनी माँ को ठंड से बचाने के लिए आग जलाता है। उसकी माँ को थोड़ा आराम मिलता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और शांति ज़्यादा दिन ठंडा बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चली जाती है। मनीष पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। उसकी आंखों के सामने उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और वह कुछ भी नहीं कर सका। रिया भी अब बीमार रहने लगी थी। अपनी माँ को तो मनीष ने खो ही दिया था, पर वह अब अपनी बेटी को नहीं खोना चाहता था। वह लोगों के खेतों में काम करने लगा और उसकी पत्नी भी मीना लोगों के घरों में खाना बनाने और साफ सफाई का काम करने लगी। मनीष ने गांव के बाहर ही अपने और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा कमरा बना लिया था। ठंड से बचने के लिए अब उसके पास एक छत थी।
अब उसकी बेटी रिया की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी, लेकिन अभी भी मनीष को अपनी माँ के खोने का बहुत ही अफसोस था। अपनी इस गरीबी और ठंड के कारण उसने अपनी माँ को खो दिया था। लोकप्रिय हिंदी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ताकि मैं जो भी कहानी बनाऊँ वो आसानी से आप तक पहुँच सके।